हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसबी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारी ताबड़तोड़ सीरीज की कड़ी में आज की क्लास में हम निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूलेज और सूत्र देखेंगे। तो आप सभी ने अभी तक आपका और हमारा यूट्यूब चैनल एमएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस क्लास को शेयर कीजिए, सभी तक इस क्लास को पहुंचा दीजिए। तो आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, तो सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट। कामयाब होने के लिए एक भूख तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाता है। कामयाब वही व्यक्ति हो पाएगा जो अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होती है या अपने लक्ष्य के प्रति भूख होती है, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, वही व्यक्ति कामयाब हो पाता है। देखिए दोस्तों, निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या बोल सकते हम कार्तीय तल। कार्तीय तल को हम एक्स वाई तल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स वाई तल या कार्तीय तल। कौन सा तल? कार्तीय तल। यानी एक समतल होता है जिसमें दो लाइनें एक्स और वाई आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लंबवत समद्विभाजित करती है। जैसे मैंने एक लाइन ये बनाई और एक लाइन ये बनाई, इसका नाम होगा एक्स एक्स यानी एक्स वाली लाइन, और ये वाला लाइन हो जाएगी वाई अक्ष। ये जो दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री पर काटती है, इसे हम एक्स वाई तल कहते हैं या कार्तीय तल कहते हैं। तो इसमें एक्स अक्ष का नाम होता है भुज। एक्स अक्ष को हम दूसरे नाम किससे जाना जाता है? भुज, और इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा। और वाई अक्ष को बोलते हैं हम कोटि या ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोटि या ऑर्डिनेट। तो जहां पर एक्स और वाई आपस में एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको ओ बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। एक्स एक्स पूरी लाइन का नाम है। इधर आएगा पॉजिटिव संख्या, इधर आएगी नेगेटिव संख्या जिसको एक्स डैश बोलते हैं। वाई एक्स पर पॉजिटिव और वाई डैश पे कौन सी आ जाएगी? नेगेटिव। यानी ऊपर की तरफ प्लस की संख्या, नीचे की तरफ माइनस की संख्या, राइट की तरफ प्लस की संख्या और लेफ्ट की तरफ माइनस की संख्या। इस प्रकार ये सारी संख्या होती है। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश अक्ष है। जब दोनों लाइनें आपस में प्रतिच्छेद करती है तो चार भागों में विभाजित होती है, बराबर चार भाग, जिसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ये हो जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश, ये हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश, यानी चार बराबर चतुर्थांश, यानी चार चतुर्थ अंश, चौथा हिस्सा चार बराबर अंशों में विभाजित होती है, और ये तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा, और ये लास्ट वाला चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ये इनके नाम है। हम बोल सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस कार्तीय तल को दो भागों में, चार भागों में विभाजित करती है, उनको बोलते हैं चतुर्थांश। और यानी फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर कोई भी एक बिंदु होता है, उस बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? यानी एक बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो इस बिंदु पर x का मान कितना है, यानी x पे मान कितना है वो x का मान, और y पे मान कितना है वो y का मान। ये कहलाता है इस बिंदु के निर्देशांक। क्या कहलाता है? बिंदु के निर्देशांक। बिंदु के क्या है? निर्देशांक है। यानी x से कितना दूर है वो y का मान होगा, और y से कितना दूरी पर है वो किसका मान होगा? x का मान होगा। यानी निर्देशांक क्या होता है कि ये बिंदु x से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी x से यहाँ तक कितनी दूरी पर स्थित है, ये y का मान होगा, ये इतनी दूरी पर है। और x y से कितनी दूरी पर है, तो इतनी दूरी पर है, तो ये x का मान होगा। ये होते हैं निर्देशांक। क्या होते हैं? निर्देशांक। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? 0,0। अब हमारी बात आती है कि कभी कभार आपको दे देता प्लस का 2 और माइनस का 3 कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो ये वाले पता होने के लिए फर्स्ट चतुर्थांश देखो, ये भी प्लस का x का मान, y भी प्लस का है, इसका मतलब दोनों संख्या कैसी आएगी? प्लस की आएगी। सेकंड चतुर्थांश में हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले x का मान आएगा, फिर y का मान आएगा। यदि इसको उल्टा कर दिया तो हमारा आंसर भी गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले x का मान माइनस का और y का मान प्लस का, यानी इसके अंदर पहली संख्या माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की। तीसरे चतुर्थांश देखो, ये भी माइनस का है और y का मान भी माइनस का है, यानी माइनस कोमा माइनस, दोनों संख्या माइनस की होगी, तो तीसरे चतुर्थांश में आएगी।
चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान प्लस का और y का मान किसका है, माइनस का। तो चतुर्थ चतुर्थांश में एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की आएगी। क्वेश्चन हमें पूछा गया ये किस चतुर्थांश में आएगा, प्लस माइनस कहाँ है, प्लस माइनस फोर्थ चतुर्थांश में। इसका मतलब ये बिंदु कौन सा चतुर्थांश में आएगा, फोर्थ चतुर्थांश में आएगा। अब आपको कभी पूछता है कि एक बिंदु दे रखा एक्स वाई, बिंदु एक्स वाई यानी बिंदु P है जो एक्स वाई है, आपको पूछता है एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, एक्स से दूरी कितनी है, बिंदु P की एक्स से दूरी। तो हम एक्स से दूरी पूछ रहा है तो y का मान बताएंगे, क्योंकि एक्स से दूर तो ये इतनी दूरी पर है ऊपर, तो ये ऊपर दूरी कितनी है यानी y का मान। और आपको पूछते हैं y से दूरी कितनी है बिंदु P की, तो हम बताएंगे x का मान, क्योंकि y तो यहाँ पर है और यहाँ से कितना दूर है, इतना दूर है, यानी ये लाइन कितनी हो जाएगी यहाँ तक, तो ये किसका मान होगा, x का मान होगा। तो दूरी में हमेशा उसका उल्टा। और x अक्ष का भुज, तो x अक्ष का भुज ये फर्स्ट बिंदु ही होगा और y अक्ष की कोटि ये सेकेंड वाला y का मान होगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से है। सबसे पहले दूरी सूत्र, कौन सा होगा, दूरी सूत्र, यानी आपको क्या ज्ञात करना होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो मैंने एक बिंदु लिया xy1, दूसरा बिंदु लिया x2 y2, ये दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी। इसको नाम दिया P और इसको Q, यानी आपको P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी, P Q ज्ञात करना है। तो हम दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र बोलते हैं, जिसको क्या होगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये है हमारे पास दूरी सूत्र PQ, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं हम, दूरी क्या होगी, यानी दूरी डिस्टेंस PQ, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसको बोलेंगे हम दूरी सूत्र। यदि किसी बिंदु की, महत्वपूर्ण पॉइंट, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, मूल बिंदु से दूरी, तो हम क्या लिखेंगे, तो जब भी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी तो दूरी बराबर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि एक बिंदु हमारे पास 0 0 हो जाएगा और दूसरा x और y होगा, तो x माइनस 0 x ही होता है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट, इससे हमें आ जाएगा मूल बिंदु से दूरी, और ये होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का ये वाला सूत्र। नेक्स्ट है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक तीसरा बिंदु उसको अंत्य विभाजित या बाह्य विभाजित करता है। यानी एक रेखा है, रेखा PQ को एक बिंदु PQ को बिंदु R M1 अनुपात M2, बिंदु R M1 अनुपात M2 में अंत विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक, देखो यहां पर क्वेश्चन में लिखा मैंने विभाजित, अभी यहां पर आपको वर्ड मिलेगा कि विभाजन हमेशा दो प्रकार से होता है, अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन, अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन। तो यहाँ पर यदि अंत्य विभाजित लिखा आता है, क्या लिखा आता है, रेखा को अंत्य विभाजित करता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो मैं पहले यहाँ बना देता हूं। एक बिंदु है, इसको मैंने नाम दिया M1 अनुपात M2 विभाजित करता है, R बिंदु है, x और y हमें ज्ञात करना है, और P बिंदु के निर्देशांक है x1 y1, और Q बिंदु के निर्देशांक हमारे पास x2 y2 है, और x और y क्या इसके r निर्देशांक है। अब आपको इसके r के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो r के निर्देशांक, तो सबसे पहले x का मान ज्ञात करेंगे,
तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो m1 x2 प्लस m2 x1 तीसरा गुणा m1 को x2 से m2 को x1 से अपॉन में m1 प्लस m2। इससे तो x का मान आएगा, फिर y का मान ज्ञात करना है। तो y के लिए y वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे? m1 y2 1 के साथ 2 लेना है, 1 के साथ क्या लेना है? 2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाएगा हमारे पास r बिंदु के निर्देशांक जब अंत्य विभाजन हो। जहां हमें अंत्य विभाजन में r बिंदु अंदर की तरफ होगा तो अंत्य विभाजन बोलेंगे। दूसरा आता बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन यानी रेखा को बाहर से विभाजित करता है, रेखा को बाहर से विभाजित करता है। ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है और R बिंदु कहीं यहां पर होगा, तो ये M1 यहां से यहां तक पूरी होगी M1 और यहां से यहां तक क्या होगा? M2 होगा। तो M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है P बिंदु x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2 और ये x, y और ये हो जाएगा x2, y2। तो हमें इस r बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जब बाह्य विभाजन हो। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये वाला सेम फॉर्मूला है लेकिन प्लस की जगह क्या लगाना? माइनस का। m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। y के लिए क्या हो जाएगा? m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, यानी ओनली प्लस की जगह क्या लगा दो? माइनस। प्लस की जगह क्या लगा दो? माइनस। तो हमें क्या आ जाएगा? बाह्य विभाजन का सूत्र आ जाएगा जो बाहर से विभाजित करता है लाइन को, यानी PQ रेखा को R बिंदु बाह्य रूप से m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो R बिंदु के निर्देशांक ये होंगे और यहाँ पर अंत्य विभाजित करता है तो R बिंदु के निर्देशांक हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। विशेष स्थिति, जब एक विशेष कंडीशन बनती है हमारे पास, विशेष स्थिति क्या बनती है? जब 1:1 में विभाजित करता है, यानी m1 भी 1 और m2 भी 1 है, 1:1 में विभाजित करता है तो R बिंदु के निर्देशांक आएंगे अंत्य विभाजन के लिए। किसके लिए? अंत्य विभाजन के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 अंत्य विभाजन के लिए। और बाह्य विभाजन के लिए क्या होगा? तो माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? बाह्य विभाजन के लिए क्या करेंगे हम? माइनस x1 माइनस x2 अपॉन 2 और y1 माइनस y2 अपॉन 2, ये बाह्य बिंदु के क्या हो जाएंगे? निर्देशांक हो जाएंगे। विशेष कंडीशन जन 1:1 दे रखा है और ये हम इस फॉर्मूले में भी रख के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? जैसे हमें एक लाइन दे रखी है P और Q, P x1 y1 और Q हमारे पास x2 y2 है और R बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करें x और y और ये मध्य बिंदु, इसका मतलब 1:1। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। कब? जब मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना हो तब। दूसरा आता है त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्र या गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक, गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक। अब देखिए त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए त्रिभुज हमारे पास इस प्रकार बनेगा। एक त्रिभुज है, इसका मैंने नाम दिया x1 y1 बिंदु, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब मैंने इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B और इसका नाम क्या दे दिया? C। तो इसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो हमारे पास केंद्र या गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे। मैंने इसको नाम दिया O, तो O कोष्टक x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3।
ये तो गए गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक। यदि हमें अंत्यवर्त के केंद्र के निर्देशांक चाहिए, अंत्यवर्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? केंद्र के निर्देशांक, जो त्रिभुज के अंदर एक वर्त बनेगा उस वर्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? तो हम लिखेंगे केंद्र के निर्देशांक बराबर क्या लिखेंगे हम? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। दूसरा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये किसके निर्देशांक आएंगे? अंत्यवर्त के केंद्र के निर्देशांक। जो त्रिभुज के अंदर एक वर्त बनेगा उस वर्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी हमारे पास वर्त के अंदर कोई केंद्र है और ये गुरुत्व केंद्र, यानी त्रिभुज का केंद्र बिंदु कौन सा है, उनके निर्देशांक के ये वाला फॉर्मूला है, और अंत्यवर्त के केंद्र के निर्देशांक का ये वाला फॉर्मूला है। और यदि इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 कोष्टक x1 कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक y1 माइनस y2। ये हो जाएंगे हमारे पास किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 कोष्टक x1 लिया तो y2 माइनस y3, x1 लिया तो y2 माइनस y3, फिर x2 लिया तो y3 माइनस y1, फिर x3 लिया तो y1 माइनस y2। इससे हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। एक विशेष स्थिति में क्या होता है? विशेष स्थिति यानी हमें कहता है तीनों बिंदु संरेख हो, तीनों बिंदु क्या हो? संरेख हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। देखो, जब तीनों बिंदु संरेख है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, तो हमारे पास त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब त्रिभुज बना ही नहीं। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा? x1 कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक y1 माइनस y2 बराबर में 0। कब? जब विशेष स्थिति हमें तीनों बिंदु संरेख दे रखा हो, तो इस प्रकार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करेंगे। तो 1/2 भी कहाँ चला गया? 0 में चला गया। तो ये वाली कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट है सरल रेखाओं के समीकरण। सरल रेखाओं के समीकरण, सरल रेखाओं के समीकरण क्या होते हैं? सरल रेखाओं के समीकरण, देखिए सरल रेखाओं के समीकरण हमेशा किसमें होगा? सदैव x व y की एक घात के रूप में होगा, एक घात के रूप में होगा। सरल रेखा का समीकरण कैसा होगा? x व y की एक घात के रूप में। x और y दोनों की घात 1 होनी चाहिए, तो वो सरल रेखाओं का क्या होगा? समीकरण होगा। तो हम सबसे पहला लिखेंगे x का समीकरण, x का समीकरण। x का समीकरण क्या होगा? y बराबर 0। x का समीकरण क्या होगा? y बराबर 0। क्यों होगा? देखिए हमारे पास इस प्रकार का एक निर्देशांक ज्यामिति होती है। मैं बोल रहा हूँ x का समीकरण, यानी x का समीकरण कब होगा? जब x लाइन पर होगा। x लाइन पर होगा, इसका मतलब y का मान क्या होगा? इसके सामने y का मान क्या होगा? 0 होगा। तो x का समीकरण क्या होगा? y बराबर 0। यदि yx का समीकरण पूछे, yx का समीकरण, तो हम क्या देंगे? x बराबर 0। yx का समीकरण क्या होगा? x बराबर 0। यानी इस y अक्ष पे कोई भी लाइन होगी, कोई भी बिंदु होगा, उसका समीकरण पूछेंगे तो हमारे पास क्या होगा? x का मान क्या होगा? 0 होगा। ये y अक्ष का समीकरण है। नेक्स्ट है तीसरा x अक्ष के समांतर समीकरण। x अक्ष के समांतर समीकरण,
अब एक्स एक्स के समांतर, यानी आपको एक्स एक्स के समांतर समीकरण पूछेगा तो हमारे पास एक ग्राफ है, तो एक्स वाली लाइन है, तो एक्स के समांतर इस प्रकार होगा, चाहे इधर भी हो सकता है चाहे इधर भी हो सकता है, ये एक्स के समांतर है, यानी ये दोनों लाइनें कहीं कट नहीं होगी। तो एक्स एक्स के समांतर समीकरण होगा y बराबर, क्योंकि ये y का ही तो मान है, ये किसका मान है, y का मान है, y का मान प्लस माइनस a, यानी कितनी दूरी पर है, एक्स एक्स के समांतर कितनी दूरी पर है, तो ये किसका मान होगा, y का मान, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। चौथा समीकरण होगा y अक्ष के समांतर समीकरण, y अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण, तो क्या बोलेंगे, x बराबर प्लस माइनस a, y अक्ष के समांतर कैसा होगा, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या होगा, y अक्ष के समांतर इस प्रकार होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसकी होगी, x की होगी, तो हम लिखेंगे x प्लस माइनस a। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला सरल रेखा का प्रवणता यानी ढाल के रूप में, किसके रूप में, प्रवणता या ढाल के रूप में रेखा का समीकरण के रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा, एक एक्स एक्स और वाई एक्स है, यहां पर एक रेखा है जो वाई एक्स को कोई बिंदु सी पर काटती है, वाई एक्स को कौन से बिंदु पर काटती है, सी पर काटती है, ये तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक रेखा का समीकरण है, तो ये वाई एक्स को एक बिंदु सी पर काटती है, तो इसकी ढाल ज्ञात करने की, कितनी ढाल पर है, एक्स एक्स से कितनी झुकाव पर है, तो ढाल ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा y बराबर एम एक्स प्लस सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी, यानी यहाँ पर c क्या है, ये बिंदु है, c कितने डिग्री, यानी हमारा m क्या हो जाएगी, प्रवणता, m क्या होगी, प्रवणता, जिसको ढाल बोलेंगे, m को क्या बोलेंगे, प्रवणता, कितनी झुकाव पर है, और m बराबर क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा, m बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। यदि आपको ये थीटा देता है और कितनी झुकाव है तो m का मान आ जाएगा, जब आपको ये वाला थीटा दे दिया कि कितनी डिग्री झुकाव पर है, 30 डिग्री के झुकाव पर है, तो उसका y का m का मान कितना होगा, तो हम tan थीटा की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, और यदि यहाँ पर a लिखा होगा तो इसकी ढाल कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी m क्या होगा, यहाँ पर ढाल बताएगा कि प्रवणता कितनी है। देखिए नेक्स्ट रेखा की ढाल ज्ञात करनी, जब आपको दो बिंदु Q और P से गुजरने वाली रेखा की ढाल, यानी एक बिंदु Q है और एक बिंदु P है, तो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल क्या होगी, यानी वो x अक्ष से किस झुकाव पर है, तो ढाल ज्ञात करने के लिए m बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, m बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या बराबर m बराबर tan थीटा, m बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, जो इसके क्या होगा, बराबर होगा। यदि आपको tan की वैल्यू ज्ञात करनी तो m के बराबर ये लिख देंगे, तो tan की वैल्यू भी आ जाएगी कि थीटा कितना होगा जब इसको बराबर करेंगे। और इसी का समीकरण लिखना है, तो समीकरण क्या लिखेंगे, y माइनस y1 बराबर m ढाल कितनी दे रखी है, x माइनस x1, इससे क्या आ जाएगा, रेखा का समीकरण, m हमारे पास क्या होगी, ढाल होगी, और ढाल क्या दे रखी है हमें, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आएगा जो इस प्रकार होगा, और ढाल दे रखी होगी तो ढाल हमें इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं सीधा सा, और ढाल देता है और एक बिंदु दे देता है, उसका समीकरण ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला हमारे पास ये वाला बनेगा कि इससे हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, जब एक बिंदु दे देता है और उसकी ढाल दे देता है कितनी ढाल पर है, तो उस रेखा का समीकरण हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। अंतःखंड के रूप में एक्स एक्स व वाई एक्स पर क्रमशः ए तथा बी अंतःखंड बनाने वाली रेखा का समीकरण, यानी अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा, जब एक्स एक्स पर तो ए अंतःखंड और वाई एक्स पर बी अंतःखंड काटती है, तो समीकरण होगा एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1, ये अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण होगा, किसके रूप में, अंतःखंड के रूप में x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1। नेक्स्ट अभिलंब के रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा, जब लंब की लंबाई p है और अभिलंब द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ
बनाया गया कोण अल्फा दे रखा है, यानी यहाँ पर कोई भी कोण दे सकता है, अल्फा, थीटा, ओमेगा, कुछ भी कोण, यानी कोण की वैल्यू देगा 0, 30, 60, 50, कुछ भी वैल्यू। तो मैंने इसको ग्रीक वर्ड से नाम दिया गया। तो जब इस पे दे रखा है तो रेखा का समीकरण क्या होगा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर पी। एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर पी। कोस थीटा यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, और पी हमारे पास अभिलंब की लंबाई हो जाएगी, यानी लंब की लंबाई कितनी है। नेक्स्ट देखिए, बिंदु P x1, y1 की रेखा x प्लस बी वाई प्लस सी से लंबवत दूरी कितनी होगी, तो d यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर मॉडुलस, यानी दूरी हमेशा प्लस में आती है और मॉडुलस का अर्थ है सभी संख्याओं को क्या कर देता है, प्लस। a x1 प्लस b y1 प्लस c मॉडुलस का सिंबल रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी ये मॉडुलस, इसको मॉडुलस बोलते हैं। ये मॉडुलस क्या करता है, जो भी इसका आंसर आएगा वो इसको क्या कर देगा, प्लस में कर देगा, क्योंकि दूरी हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है। और ये x1 और y1 ये वाली दूरियां दे रखी वो होगी, यानी बिंदु के निर्देशांक a b c ये वाले हो जाएंगे। इससे हमारे पास दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आ जाएगी, रेखा और बिंदु B से लंबवत दूरी। नेक्स्ट देखिए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यानी दो समांतर रेखा इस प्रकार, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी, दोनों रेखाओं की हम दूरी ज्ञात करेंगे किस प्रकार, d बराबर मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2, d बराबर मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1 करेंगे, आंसर एक ही आएगा, क्योंकि मॉडुलस सभी को क्या कर देगा, प्लस, और रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, इससे दूरी आ जाएगी। यदि दोनों रेखाओं का समीकरण इस रूप में दे रखा है तो हम दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी बराबर मॉडुलस c1 माइनस c2, मॉडुलस c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m का स्क्वायर, जो हमें m ढाल दे रखे उस m का स्क्वायर, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, दूरी जब इस रूप में हो, और जब समीकरण इस रूप में हो तो दूरी हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। जब दो रेखाओं की प्रवणताएं क्रमशः m1 व m2 है तो बीच का कोण थीटा भी दिया हुआ है, तो हमें tan थीटा बराबर, यानी हमें थीटा ज्ञात करना है, तो tan थीटा बराबर माइनस प्लस माइनस रूट m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 गुणा m2, इससे हमारे पास यानी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। दो रेखाओं की प्रवणताएं दे रखी है, दोनों रेखाओं की ढाल और दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा दे रखा, तब हम tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, जब एक रेखा का समीकरण ये है और दूसरी रेखा का समीकरण ये एक दूसरे पर लंबवत कब होगी, ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत कब होगी, हम कैसे ज्ञात करेंगे ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो a1 और a2 का गुणनफल प्लस b1 और b2 का गुणनफल क्या होना चाहिए, 0। यदि दोनों का गुणनफल 0 हो जाता है, a1 a2 का गुणनफल प्लस b1 b2 का गुणनफल का योग यदि 0 हो जाता है तो ये दोनों रेखाएं कैसी होगी, लंबवत होगी। नेक्स्ट देखिए, समीकरण का व्यापक समीकरण दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखे समीकरण की, जो रैखिक समीकरण है सरल रेखा का। तो इसकी सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, y बराबर mx प्लस सी से तुलना करेंगे, तो इसको y का मान निकालो तो क्या आएगा, बी वाई बराबर प्लस का c उधर आएगा माइनस का c, और प्लस का ax उधर आएगा तो माइनस का ax और माइनस का c, b मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेज दो भाग में, a बटा b x माइनस c बटा b, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से मैं पूछूं रेखा की ढाल क्या होगी, रेखा की प्रवणता या ढाल क्या होगी, तो हम बोलेंगे रेखा की प्रवणता बराबर माइनस a बटा b होगी। रेखा की प्रवणता क्या होगी, माइनस a बटा b, यानी इस रेखा की ढाल क्या होगी, माइनस a बटा b। ये हमेशा क्या होता है, m
प्रवणता होती है जिसको बोलते हैं tan थीटा। m क्या होती है? प्रवणता होती है। और x अंत्यखंड का मान क्या होगा? x अंत्यखंड का मान, x अंत्यखंड का मान क्या होगा? -c/a, -c/a। c क्या है? अचर संख्या है। c क्या है? अचर संख्या है। और a क्या है? x का गुणांक है, x का गुणांक है। और a क्या है? a हमारे पास x का गुणांक है, a क्या है? x का गुणांक है। और b क्या है? y का गुणांक है, b क्या है? y का गुणांक। इससे हमारे पास रेखा की प्रवणता आएगी, अंत्यखंड का मान आ जाएगा। और y अंत्यखंड का मान क्या होगा? तो y अंत्यखंड का मान, y अंत्यखंड का मान बराबर -c/b। c हो गया अचर संख्या और b हो जाएगा हमारे पास y का गुणांक। b क्या हो जाएगा? y का गुणांक। इस प्रकार हम y अंत्यखंड का मान ज्ञात कर सकते हैं, x अंत्यखंड का मान ज्ञात सकते हैं और रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। यदि अभिलंब रूप में हो तो, अभिलंब रूप में हो तो, अभिलंब रूप क्या होता है? अभिलंब रूप होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा प्लस p, सॉरी बराबर क्या होता है? p। ये अभिलंब रूप में समीकरण होता है जो अभी हमने पढ़ा था। तो इस अभिलंब रूप में समीकरण में cos थीटा क्या होगा? तो हम बोलेंगे cos थीटा बराबर प्लस माइनस a/√a² प्लस b²। और साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा प्लस माइनस b/√a² प्लस b²। और p का मान क्या होगा? प्लस माइनस c/√a² प्लस b²। इससे हम cos थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, साइन थीटा का और p का। a क्या है हमारे पास? ये वाला a का मान है, b ये वाला मान रहा और c ये वाला मान रहा। इसकी तुलना हम इसके साथ करेंगे तो cos थीटा, साइन थीटा और p का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ax प्लस by प्लस c एक रेखा दे रखी है, सरल रेखा। इसके समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। कुछ दूरी दे देता है कि लैम्डा दूरी पर इसका समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा? तो हम लिखेंगे ax प्लस by बराबर लैम्डा, यानी कितनी दूरी पर ज्ञात करना, उस रेखा के समीकरण आ जाएगा। लैम्डा एक अचर राशि है, क्या है? अचर राशि है जो हमें दे रखी होगी कितनी दूरी पर, a और b ये हो जाएगा और लैम्डा वो राशि दे रखी है, उसके समांतर रेखा का समीकरण हो जाएगा। और यदि लंबवत रूप में रेखा का समीकरण, लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो क्या होगा? लंब रेखा का समीकरण होगा हमारे पास bx माइनस ay बराबर लैम्डा, यानी कितनी दूरी पर हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना, वो लैम्डा एक अचर राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अचर राशि हो जाएगी। और फॉर्मूला होगा bx माइनस ay बराबर लैम्डा। नेक्स्ट देखिए, दो रेखाओं की तुलना करना, हमें दो रेखाओं की क्या करना है? तुलना करना है, जिसमें हमारे पास दो रेखाओं का समीकरण दे रखे, हमें पूछे कि ये प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है, किस प्रकार की रेखाएं होगी दोनों। तो हम इसकी तुलना करेंगे। यदि a1 और a2 का मान b1 और b2 के बराबर नहीं है, यानी दोनों का डिवीजन बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी करेगी। कैसे करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। इस प्रकार दो रेखाएं एक दूसरे पर कहीं न कहीं एक बिंदु पर कट करेगी और वही बिंदु हमारे पास क्या होगा? प्रतिच्छेदी बिंदु होगा। और यदि a1 और a2 का मान तो बराबर है b1 और b2 के, लेकिन c1 का मान c2 के बराबर नहीं है, तो वो दोनों रेखाएं समांतर होगी। कैसे होगी? समांतर रेखाएं होगी जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इस तरह से। और तीसरी कंडीशन होगी, यदि a1 और a2 का मान तो बराबर है b1 और b2 के और c1 का मान भी इसके बराबर है, यानी तीनों मान बराबर है, तो वो संपाती रेखाएं होगी। संपाती रेखा का अर्थ होता है रेखा के ऊपर रेखा है। किसके ऊपर है? एक रेखा के ऊपर क्या है? दूसरी रेखा है। इस तरह से आज की क्लास में हमने निर्देशांक ज्यामिति के सारे फॉर्मूले वो इस क्लास में देख लिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।